द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपकी आगामी शिक्षक भर्ती के लिए जो कि आपका सुपर टेट की परीक्षा होने वाली है उसके लिए गणित के टोटल 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। ये जो प्रश्न हैं ये आपके अग्रवाल पब्लिकेशन की जो बुक है एग्जाम कार्ड वहां से लिया गया है। ये बुक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो अपने नज़दीकी बुक स्टोर से आप इस किताब को खरीद सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। और स्टार्ट करने से पहले इन प्रैक्टिस सेट को लगाने का हमारा क्या उद्देश्य है उसको आप समझ लीजिए। तो हमारा जो पहला उद्देश्य है वो हमें गणित सीखना है। गणित में कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें हमें सीखना ही हमारा इस प्रैक्टिस सेट का मुख्य उद्देश्य है। गणित आपको रट्टा नहीं मारना है, गणित में आपको जादू भी नहीं देखना है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स जादू दिखाते हैं, वो जादू आपको गणित में देखना नहीं है। उससे क्या होगा भैया, एक दो प्रश्न तो कर लेंगे लेकिन गणित में कभी आपका बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। तो हमारा प्रैक्टिस सेट का मुख्य उद्देश्य कि रोज कुछ ना कुछ सीखिए। 3-4 महीने 5 महीने जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आप इतना कुछ सीख जाएंगे कि आपके आराम से 15-16 नंबर बनने लगेंगे। और यही हमारा दूसरा उद्देश्य है कि सुपर टेट में मैथ 20 नंबर की आती है, तो कम से कम आप कितने भी कमजोर स्टूडेंट हों उससे मतलब नहीं है, लेकिन 15 नंबर तो आपको लाना ही है। सुपर टेट तो आप पास कर लेंगे अगर आपके 9-10 नंबर भी रहेंगे गणित में, लेकिन माय डियर मेरिट में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जब तक आपके गणित में 15 नंबर नहीं होंगे तब तक आप मेरिट में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। पिछली बार की सुपर टेट की परीक्षा में भी लगभग 4 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया था, लेकिन मेरिट में सिर्फ 69,000 जो सीटें थीं उतने ही लोग आए थे। तो बाकी सुपर टेट पास करना बहुत ज़्यादा बहादुरी का काम नहीं है, बहादुरी का काम है मेरिट में आना। तो गणित में आपको 15 नंबर लाना ही पड़ेगा। आप कितने भी कमजोर स्टूडेंट हैं, तो अगर आप मैथ में थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक हैं तो 20 नंबर का टारगेट बना के चलिए। और अगला और प्रमुख उद्देश्य ये है कि अगर आप 3-4-5 महीने हमारे साथ लगातार बने रहते हैं तो आपके जो 20 प्रश्न आएंगे ना भैया, उसमें से कम 6 प्रश्न 7 प्रश्न या 8 प्रश्न आपको मौखिक ही सॉल्व करना है। अगर मौखिक नहीं कर पाते हैं तो भी आप 1-2 लाइन में ही लिखकर उसका आंसर निकाल दीजिए। यही काम आपको सीखना है। तो ये 3 मेन उद्देश्य लेके चलिए। मैथ सीखना है, रट्टा नहीं मारना है, जो है जादू नहीं सीखना है। गणित में कम से कम हमें 15 नंबर तो लाना ही है 20 में से, और अपने 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर या 8 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो हमें मौखिक लगाना है। तो ये 3 हमारे मेन उद्देश्य हैं। इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। और ये जो 60 नंबर का आप प्रश्न देख रहे हैं ये पिछले प्रैक्टिस सेट में लगाए गए हैं। और हाँ, यहाँ एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अगर आप बिल्कुल नए अभ्यर्थी हैं, ये आपका वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इससे पहले के जो लेक्चर हैं उसको भी जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, समझाई गई हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे, आपको काम की लगे, तो उसको आप नोट करते जाइए, ठीक है ना। तो ये तो हो चुका है प्रश्न। आगे बढ़ते अपने आज के पहले प्रश्न पर। 2 संख्याओं का अनुपात 3-4 है। प्रत्येक संख्या में अगर 2 जोड़ दें तो 7 और 9 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपको विकल्प के माध्यम से लगाना है। इसमें आपको एक्स मान के ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं करना है। ये आपको विकल्प के माध्यम से ये सारे प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक्स नहीं मानना है। ऐसे कभी भी आपको प्रश्न मिले आप विकल्प के माध्यम से ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए संख्याएं हमारी किस अनुपात में है, 3 और 4 के अनुपात में है। यही 3 और 4 का अनुपात संख्याएं क्या होंगी, यानी मूल संख्याएं क्या होंगी, ये आपको पूछा जा रहा है। तो जो हमारा 3 और 4 का अनुपात है, यानी कि विकल्प हमारा ऐसा रहेगा जिसमें पहली संख्या 3 से कट जाए और दूसरी संख्या 4 से कट जाए, ठीक है। अभी हम आगे नहीं पढ़ रहे हैं, हमें संख्याएं निकालनी है। संख्याओं का अनुपात 3 और 4 दिया गया है, तो यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा उसमें पहली संख्या 3 से कैंसिल आउट हो जाएगी, दूसरी संख्या 4 से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 3 का पहाड़ा पहली संख्या में पढ़ेंगे तो इसमें जाएगा नहीं, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। दूसरी, अगर बी वाले विकल्प को ध्यान से देखें तो 3 का पहाड़ा 9 में चला जाएगा और 4 का पहाड़ा 16 में चला जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। अगर सी वाला विकल्प देखें तो 3 का पहाड़ा 12 में भी जाता है और 4 का पहाड़ा 16 में भी जाता है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन अगर डी वाले विकल्प को देखेंगे तो 3 का पहाड़ा 7 में नहीं जाता है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि हमारा बी और सी में से कोई एक आंसर होगा। देखिए अगर हम अनुपात बी वाले विकल्प को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं। अगर इसमें 3 का भाग कर दें तो 3 त्रिक 9 और 3 चौके 12, 3:4 आ जाएगा, जो कि हमारा दिया गया है। अगर सी वाले विकल्प को जरा ध्यान से देखिए, उन दोनों में 4 का भाग कर दें
तो 4 तिहाई 12 और 4 चौके 16, इसमें भी हमारा 3:4 का अनुपात आ जाएगा, यानी कि बी और सी में से कोई एक आंसर हो सकता है। ए और डी हमारा तो कट गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दें तो हमारा जो अनुपात होगा वो 7:9 हो जाता है। कैसे हो जाता है इसको ध्यान से समझिए, आसान प्रश्न है। देखिए, अगर 2 में, तो अगर बी लेके चलें, बी कितना है, पहला 9 है, दूसरा 16 है। अगर इसमें 2 हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 18। तो ये क्या आपस में कटेगा किसी संख्या से? नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमारा अनुपात 7:9 तो किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, यानी कि बी वाला विकल्प अब आपका गलत हो गया। बचा सी वाला विकल्प, यही आपका आंसर रहेगा। चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं। हमारी संख्याएं कितनी हैं? 12 और 16 हैं। अगर हम प्रत्येक में 2 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 18। ये किससे कटेगा? ये आप दिख रहा है 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 सते 14 और 2 9 18। तो हमारा जो अनुपात आएगा वो 7:9 आएगा। और यहाँ भी दिया गया है ये आपका अनुपात 7:9 हो जाता है, यानी इस कंडीशन को हमारा फॉलो कर रहा है। कौन सा विकल्प? विकल्प सी। तो विकल्प सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार से अनुपात के जो भी प्रश्न आपको भविष्य में मिले जिसमें संख्याएं निकालना हो तो वो विकल्प के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। इसको एक्स मानकर सॉल्व करने वाला तरीका भूल जाइए। ठीक है, तो एक्स मान के सॉल्व करने वाला तरीका फिर कभी बेस में बता देंगे, उसमें गुणा भाग करना पड़ता है, तो उससे आसान ये तरीका है। आप इस प्रकार से ही प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक ना भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कितने समय में 500 रुपया 4% वार्षिक ब्याज की दर से 620 रुपया हो जाएगा? तो ये आपको जो दिया गया है ये साधारण ब्याज दिया गया है। ठीक है, साधारण ब्याज की यहाँ पर बात हो रही है। जब चक्रवृद्धि ब्याज ना लिखा हो प्रश्न में तो वहां पर उसे साधारण ब्याज ही मानना चाहिए। देखिए, इसमें आपका मूलधन कितना था? 500 रुपया था। कितना हो गया हमें से धन? कितना हो गया भैया? 620 रुपया हो गया, यानी कि ब्याज कितना हो गया? तो 500 रुपया से बढ़कर हमारा 620 हो गया, तो ब्याज हमें मिला 120 रुपया। सीधी सीधी बात है, 620 में से 500 हटा दी तो ब्याज कितना मिला भैया? 120 मिला। इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा 4% है, और कितने वर्ष में ये हमें 120 रुपया मिलेगा ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर ब्याज वाला आप फार्मूला लगा दीजिएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो उससे आपका समय निकल आएगा। लेकिन हमने कहा है कि प्रश्नों को सॉल्व करते समय कॉमन सेंस का हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ज़्यादा फार्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो चलिए उस तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, फार्मूला लगा के आप आंसर निकाल लीजिएगा, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसका चलिए कॉमन सेंस वाला तरीका समझते हैं, साधारण तरीका समझते हैं। देखिए भैया, आपका 500 रुपया है और आपको पता है जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष बराबर ही रहता है। अगर एक वर्ष हमें जितना रुपया मिलता है उतना ही रुपया दूसरे साल, उतना ही रुपया तीसरे साल मिलता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास 500 रुपया था तो जो पहला साल आएगा उस पर हमें कितना ब्याज मिलेगा? उस पर हमें 4% का ब्याज मिलेगा। तो 500 का 4% निकाल लेते हैं। स्वाभाविक सी बात है, ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे आ जाएगा कितना? 100 आ जाएगा। ये 100 से 100 कैंसिल हो, कितना होगा? 20 रुपया होगा। ठीक है, तो पहले साल हमें कितना मिल रहा है? 20 रुपया। टोटल हमें कितना मिल रहा है? 120 रुपया। तो पहले साल जब 20 रुपया मिलेगा तो दूसरे साल भी 20 रुपया, तीसरे साल भी 20 रुपया, चौथे साल भी 20 रुपया। तो कुल मिला के 120 रुपया कितने बार में मिलेगा? यानी कि 6 वर्ष में मिलेगा। 20 छक्के 120 होता है ना भैया। तो 20 रुपया एक साल मिला, अगले साल 20 रुपया हो गया 40, अगले साल फिर 20 रुपया, 3 साल बीत गया हो गया 60। तो 20 रुपया अगर हमें मिल रहा है प्रत्येक वर्ष, तो 120 रुपया पाने में, टोटल ब्याज 120 रुपया है, उसको पाने में हमें 6 वर्ष का समय लगेगा। यानी कि आपका विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो हमें इसको प्रश्न को समझाने का सीधा मतलब ये था कि हम लोग अपने कॉमन सेंस से, अपने सामान्य बुद्धि का प्रयोग करते हुए भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला रटने की हमें कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, ना समझ में आएगा ये प्रश्न तो आप फार्मूला के उसको सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर का प्रश्न आप सभी लोग देखिए। ये एक कमरा है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है और कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे डंडे की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पर प्रश्न में लिखा गया है सबसे लंबे डंडे की लंबाई, इसका मतलब होता है कि आपको विकर्ण निकालना है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? विकर्ण। ये क्या है? लंबाई, इसको हम लोग L कहते हैं। ये क्या है? चौड़ाई, इसको हम लोग B कहते हैं। ये क्या है? ऊंचाई, इसको हम लोग H कहते हैं।
तो जब हमारा घनाभ के रूप में कोई कमरा होता है, जो कमरे होते हैं वो घनाभ के ही रूप में होते हैं, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होती है, तो उसके जो विकर्ण का भैया फार्मूला होता है, विकर्ण का फार्मूला आपको लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। फार्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के एच स्क्वायर, और इसका होता है अंडर रूट। यही विकर्ण का फार्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो L का मान कितना है 10 मीटर। L मतलब लंबाई का मान है 10 मीटर, और 10 का जब वर्ग करेंगे, यहाँ देखिए फार्मूले में वर्ग है तो यहाँ सीधा सीधा हम लिख देते हैं 10 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 100 आएगा। B यानी चौड़ाई का मान 10 है, 10 का वर्ग करेंगे तो यहाँ भी 100 आएगा। और H फॉर ऊंचाई का मान है 5 मीटर, और 5 का वर्ग क्योंकि यहाँ पर वर्ग है तो 5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। इसका हमें निकालना है वर्गमूल। 100 हो गया 200 और 25 हो जाएगा 225। 225 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो होगा 15, ठीक है ना। तो 15 मीटर हमारा आंसर रहेगा। 15 मीटर कहाँ पर है, आपका विकल्प बी में है। कुछ नहीं करना था, फॉर्मूले का यूज करना था और आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कार्य को करने में 4 व्यक्ति 40 दिन में, तो उसी कार्य को 10 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। देखिए कितना आसान है। वर्क एंड टाइम का सवाल है। वर्क एंड टाइम में एक फार्मूला होता है, बहुत ही फेमस फार्मूला है, इस फार्मूले को जरूर याद करिएगा। यहाँ पर फार्मूला होता है M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 है M2 और D2 H2 अपॉन W2। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला कभी मत भूलिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। M फॉर होता है मैन, जो आदमी काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो भी काम करते हैं वो M कहलाता है। D फॉर होता है दिन, डेज, ठीक है, तो D मतलब होता है दिन। और H फॉर होता है घंटे, आवर्स, ठीक है। तो इस प्रश्न में घंटे तो दिया नहीं है, तो यहाँ H से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर H को हटा देंगे, H1 और H2 को हटा देंगे क्योंकि इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। चलिए फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, फटाफट आंसर आ जाएगा। पहली कंडीशन में कितने आदमी काम कर रहे हैं 4, तो M1 की वैल्यू हो गई 4। कितने दिन लगे हैं 40, यानी D1 की वैल्यू हो गई 40। और किसी कार्य को, यानी कोई कार्य है तो कार्य को हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी कंडीशन में कितना काम कर रहे हैं 10 व्यक्ति, तो M2 की वैल्यू हो गई 10। कितने दिन में करेंगे, उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी D2 की वैल्यू निकालना, इसको हम लोग x मान लेते हैं। और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा उसी कार्य को, यानी कि जितना काम पहले था उतना काम बाद में भी है। तो पहले काम W1 को हमने 1 माना है, तो बाद में भी वही काम कर रहे थे, यानी उसकी वैल्यू 1 रहेगी। W1 की वैल्यू कुछ भी मान लेंगे क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा ना, यदि किसी कार्य को और फिर उसी कार्य को, यानी कार्य जो है पहली कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में दोनों बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर 1 माना है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 0 कैंसिल हो गया, 4 चौके हो जाएगा 16, तो x बराबर आ जाएगा भैया 16। कहाँ पर है 16 दिन में करेंगे, हमारा विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये वाला फार्मूला आप कभी मत भूलिएगा, बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये सारी चीज़ें आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। भैया ये जो गुणनखंड है ये कक्षा 6 में पढ़ाया गया था। अच्छा एक चीज और आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा सा बार बार हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आपको 15 नंबर लाना है तो बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए। और बेसिक मजबूत करने के लिए जो सरकारी किताबें हैं, कक्षा 5 की, कक्षा 6 की, कक्षा 7 की, कक्षा 8 की, जो सरकारी किताबें हैं यूपी बोर्ड वाली, जो हमारे प्राइमरी और जूनियर में चलती हैं, उसको ले लीजिएगा। और अगर 20 में से 20 नंबर लाना है तो कक्षा 9 और कक्षा 10 भी ले लीजिएगा, 20 में से 20 नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से आप बेसिक मजबूत करिए। जब बेसिक मजबूत होगा तो सारी चीज़ें आपको बहुत आसान लगेंगी और पढ़ने में भी मजा आएगा। अगर आप किताब से जो SD यादव हैं, RS अग्रवाल हैं, ये मोटी मोटी किताबें खरीद लाएंगे ना, तो 2-4 दिन बड़े जोश में पढ़ेंगे और उसके बाद आपका जोश हो जाएगा ठंडा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हम ऑफलाइन देखते रहते हैं। तो क्या करना है कि वो मोटी किताबें मत खरीदिए, क्योंकि कक्षा 5, 6, 7, 8 आप एक बार पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। उसमें हर चैप्टर नहीं पढ़ना है, जो आपकी परीक्षा में आता है वही चैप्टर आपको पढ़ना है। तो बेसिक यहाँ से सीखिए और बाकी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, सब कुछ आपको मतलब क्लियर हो जाएगा, कोई आपको डाउट नहीं रहेगा। तो ये किताबें आपके पास होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोगों ने ये सारे जो आप प्रश्न देख रहे हैं ना, ये सारे आपको कक्षा 6, 7, 8 में मिल जाएंगे। तो बेसिक आपका जब मजबूत रहेगा तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। चलिए इस प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। गुणनखंड करना है, कक्षा 4 का प्रश्न है, फटाफट कर लीजिए। चलिए जो लोग नहीं कर पाते हैं उन्हें हम लोग इस प्रश्न को बता देते हैं कैसे ये होगा। तो यहाँ x की पावर 4 लिखा है, चलिए लिखा रहने दीजिए। माइनस के 256 लिखा है, इसको भी हम लोग लिखा रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं। x की पावर, इसको x की पावर 4 को क्या करिए कि 16 चौके 64,
अच्छा ठीक है, यहाँ पर x की पावर 4 यहाँ लिखा रहना देते हैं। यहाँ पर 256 है, ये 16 का वर्ग लिखा गया है, ठीक है ना भैया। ये क्या लिखा है, 16 का वर्ग लिखा गया है। अब आगे अगर बढ़ेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर, x की पावर 4 है, इसको एक्स स्क्वायर लिख लीजिए और बाहर जो है घात 2 लगा लीजिए। घात 2 गुणा हो जाता है तो x की घात 4 ही ये लिखा है। 16 में क्या करिए, 16 में अच्छा चलिए इसको जैसा है अभी वैसा रहने दीजिए। 16 की घात 2 है, ठीक है, इसको जैसा ही वैसा रहने दीजिए। अब यहाँ पर एक फार्मूला दो बार इस्तेमाल होगा, वो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर, एक बार ये संख्याएं जुड़ जाती हैं ए प्लस बी, एक बार ए में से बी घट जाता है ए माइनस बी। ये हमारा फार्मूला 2 बार इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है 16, ठीक है। तो एक बार जोड़ना है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के हो जाएगा 16 और एक बार हमारा घटाना है यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के हो जाएगा 16, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब आगे देखिए, इसके आगे ये जो एक्स स्क्वायर है प्लस के 16, ये 16 लिखा गया है, ये तो सेम टू सेम है, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है आपकी, एक मिनट पेन का कलर चेंज करते हैं, ये वाली जो वैल्यू है इसमें फिर ये वाला फार्मूला लग सकता है। कैसे, यहाँ पर देखिए, इसको जरा इस पद को जरा ध्यान से देखिएगा। ये एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको बाहर लगा दिया। ये जो 16 लिखा है इसको 4 का हम लोग वर्ग भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है x हो गई और b की वैल्यू कितनी है 4, तो इसमें फिर हमारा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो एक बार x में 4 जुड़ जाएगा, एक बार x में से 4 घट जाएगा। ये बात समझ में आई भैया। ये एक्स स्क्वायर प्लस 16 जैसा था वैसा ही लिखा रहने देंगे, लेकिन यहाँ पर फिर हमारा यही फार्मूला दोबारा अप्लाई कर देंगे तो हमारा ये वाला आपका गुणनखंड आएगा। अभी आपके 3 गुणनखंड आ रहे हैं, इन तीनों में से जो भी आपको विकल्प में मिल जाए वही हमारा सही रहेगा। तो विकल्प में आपको x प्लस 4 मिल रहा है, ये हमारा बिल्कुल सही है। अच्छा चलिए, ये तो एक तरीका हो गया, बेसिक तरीका प्रश्न को सॉल्व करने का, ठीक है। अगर आप इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो मौखिक ही इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको आप दोबारा समझ लीजिए। इस प्रश्न का दूसरा मेथड समझ लीजिए कि इसको आप मौखिक कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कि क्या करिए भैया कि 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें ये कौन सा हमारा गुणनखंड है ये निकालने के लिए क्या करिए, सबका x का मान इसमें रख दीजिए, जिससे 0 आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर आप पहला विकल्प लेंगे तो x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5। 5 जब इसमें रखेंगे, x का मान 5 रखेंगे तो 5 का यहाँ पर घात 4 रहेगी, माइनस के 256 आएगी, तो 5 की घात 4 करेंगे तो कभी भी आपका 256 नहीं आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपका आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार जब विकल्प बी में हम लेके चलेंगे x बराबर 4 है तो x प्लस 4 है, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, उधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू माइनस, यहाँ पर माइनस 4 रखेंगे तो इसका घात 4 लगाएंगे और माइनस के 256 यहाँ पर लिखेंगे तो माइनस की घात 4 करेंगे तो प्लस हो जाता है, 4 की घात 4 करेंगे तो 256 ही आता है और माइनस 256 है तो 256 से 256 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर सी से चेक करना चाहें तो x माइनस 3 बराबर 0 होगा तो x की वैल्यू 3 आएगा। तो यहाँ समीकरण में x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 0 नहीं आएगा। इसी प्रकार डी वाला भी विकल्प चेक करेंगे तो इससे भी 0 नहीं आएगा, और जिससे 0 नहीं आएगा वो हमारा कैंसिल हो जाएगा और जिससे 0 आ रहा है वो हमारा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार से अगर इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको प्रश्न में तो क्या करिए भैया कि जो x का मान है वो रख दीजिए और जिससे 0 आ जाए मान वो हमारा आंसर होगा। तो अगली बार से ये प्रश्न मिलेगा तो हम लोग सिर्फ विकल्प के माध्यम से ही इसको सॉल्व करेंगे, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रश्न के लिए आपने 2 तरीके सीख लिए हैं, एक बाय विकल्प यानी विकल्प के माध्यम से कैसे हमें आंसर निकालना है और एक हमारा बेसिक मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी परीक्षा में जो कैलेंडर है और जो क्लॉक है इसके 2 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर कैलेंडर का बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो जल्दी से फटाफट सॉल्व करते हैं। रजत ने सोमवार को फिल्म देखी। चलिए एक लाइन पढ़ेंगे और फिर एक लाइन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर रजत हम लिख देते रजत लिख देते हैं। रजत भाई साहब कब जाते हैं फिल्म देखने के लिए? सोमवार को। ध्यान से समझिए। अंश ने आर्यन के 2 दिन पहले लेकिन रजत के 3 दिन बाद फिल्म देखी।
अंश ने आर्यन के 2 दिन पहले, लेकिन रजत से 3। तो अभी हमारे आर्यन की बात कहीं हुई नहीं है, तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आप इसमें पढ़िए। रजत की बात तो हो गई, रजत ने सोमवार को देखा, तो अंश ने क्या किया, अंश ने रजत यहाँ पर अंश ने रजत से 3 दिन बाद फिल्म को देखी। बस इतना पढ़िए, बीच वाला जो थोड़ा सा सेंटेंस उसको छोड़ते हैं। अंश ने कब देखी, रजत से 3 दिन बाद। तो अंश का जब नंबर आएगा तो रजत के 3 दिन बाद देखागा। तो सोमवार के 3 दिन बाद क्या आएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो 3 दिन बाद क्या होगा, गुरुवार। तो भैया अंश ने कब देखी, गुरुवार को। लेकिन हमें तो आर्यन का पूछ रहा है, अब जो छोड़ा है उसको पढ़िए। अंश ने आर्यन के 2 दिन पहले देखा था, तो आर्यन यहां कहीं होगा। ठीक है, आर्यन के 2 दिन पहले अंश ने देखा था, यानी कि अंश के 2 दिन बाद आर्यन ने देखा था, यही तो कहने का मतलब है। तो गुरुवार के बाद शुक्रवार, और फिर गुरुवार के बाद 2 दिन जोड़ दीजिए, शुक्रवार, और फिर क्या हो जाएगा भैया, शनिवार। ये हमारा समीकरण बनेगा। फिर से मिला लीजिए, रजत का तो पता ही है, अंश ने आर्यन के 2 दिन पहले, तो देखिए आर्यन शनिवार है, 2 दिन पहले गुरुवार, लेकिन रजत के 3 दिन बाद, रजत के हमारा 3 दिन बाद गुरुवार आ रहा है। तो आर्यन ने किस दिन फिल्म देखी, शनिवार है। कहाँ पर है शनिवार, है विकल्प बी में है। ठीक है, तो इस प्रकार से समीकरण बना लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जो आपको दिया गया है पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर जो नहीं दिया गया, जो कि हमने यहाँ पर छोड़ा था, उसको बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घन की भुजा आर है, तो घन के सबसे बड़ा लंबा, अच्छा ठीक, इसमें हमें चित्र बनाना पड़ेगा। देखिए पहले हमें घन बनाना है, तो घन तो हमें 3 आकृतियां होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेकिन मान लीजिए ये भी हमारा घन है, इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो आर है। ठीक है, प्रश्न में दिया गया है। इसमें से हमें सबसे बड़ा से बड़ा शंकु काटना, तो अगर बड़ा से बड़ा शंकु काटेंगे तो हम यही काट सकते हैं, इससे बड़ा शंकु तो हम काट नहीं पाएंगे। तो ये हमारा शंकु हो गया, और ये हमारी शंकु की ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो घन के पता है, घन की चारों भुजाएं आर हैं, ये तो हमें प्रश्न में दिया गया है। शंकु की चारों भुजाएं क्या होंगी, उसको ध्यान से देखिए। शंकु में ये होता है एच, तो ये होता है एच। एच कितना, देखिए यहाँ से यहाँ तक आर है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा एच है, तो एच की वैल्यू भी आर के बराबर होगी। अब शंकु की बात कर रहे हैं, शंकु की त्रिज्या को मान लेते हैं आर, कैपिटल आर। यहाँ से यहाँ तक हमें कैपिटल आर का मान निकालना है, ये हमारा कैपिटल आर है। आपको पता है ये पूरा आर है, स्मॉल आर है, तो उसका आधा कितना होगा, स्मॉल आर का आधा, जो कैपिटल आर होगा वो स्मॉल आर का आधा होगा। सॉरी। तो भैया यहाँ कहने का मतलब है कि शंकु की जो ऊंचाई है वो आर के बराबर होगी, और शंकु की जो त्रिज्या है वो उस आर का आधा होगा, नहीं r/2 होगा। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चित्र बना के यहाँ पर आपको समझा दिया है। ये हमारा आर का मान है, और इस कैपिटल आर का मान है, जिसकी वैल्यू जो कि r/2 होगी। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। अब शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h। पाई आर हमने माना है आर, कैपिटल आर, r² और h माना है कैपिटल एच। जो आपको मान निकला है उसको लिख दीजिए 1/3, यहाँ पर पाई रहेगा, और r², आर का मान कितना है, r/2, तो इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग हो जाएगा, स्मॉल आर का वर्ग ही रहेगा, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और कैपिटल एच की वैल्यू है कितना, आर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा, ये पाई रहेगा, और आर की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहाँ पर है, आपके विकल्प सी में है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसमें कुछ नहीं करना था, चित्र बनाना था। चित्र बना के आपको समझ लेना था कि जो शंकु की ऊंचाई होगी वो स्मॉल आर, ये जो आर दी गई है ना, इसके बराबर होगी, और इसकी जो त्रिज्या होगी कैपिटल आर, वो हमारी जो घन है उसकी भुजा की आधी होगी। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा अगर यदि आपके पास कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो, या कोई भी बात हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है, इसमें x का मान निकालना है। चलिए देखिए भैया, यहाँ पर हमारा आधार, अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं। ये a है, a की घात पे कितना है, x²। ठीक, और ये गुणा का निशान है, यहाँ बिंदी है, बिंदी मतलब गुणा का निशान, गुणा है, ये a की पावर, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखे, फिर बाहर घात लगाते हैं, x बराबर यहाँ a कितना है, स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो जब देखिए यहाँ पर आधार हमारे बराबर है, जब आधार बराबर होती है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो पहली घात कितनी है, x² है, दूसरी घात कितनी है, x है। ये घातें हमारी जुड़ जाती हैं, और आधार हमारा a ही रहता है। ठीक है,
बराबर यहाँ पर आधार आपका a है और ये स्क्वायर है। ये तो पहला फार्मूला हो गया। अब दूसरा फार्मूला घातांक का दूसरा फार्मूला क्या होता है कि जब ये बीच में बराबर के निशान लगा हो, यहाँ भी आधार और यहाँ भी आधार दोनों बराबर हो, तो घातें आपस में बराबर होती हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दो फार्मूले यहाँ पर अप्लाई हुए। जब आधार बराबर हो, बीच में गुणक निशान हो, तो घातें जुड़ जाती हैं। दूसरी लाइन में दूसरा फार्मूला कि जब बीच में बराबर के निशान लगा हो और दोनों तरफ आधार हमारे बराबर हो, तो घातें भी बराबर होती हैं। तो पहली तरफ की घात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 2। इसको हम अगर 2 इधर लाएं तो अच्छा 2 को इधर लाने की क्या जरूरत, चलो ले अभी आते हैं, चलो रखने हटाओ छोड़ो। आप अगर अच्छा चलो सॉल्व कर लेते हैं, क्या बताएं आप, इसको हम मौखिक सॉल्व करना चाह रहे थे। ये आपका समीकरण बन जाएगा। इस समीकरण को आप कक्षा 2 बोल रहे हैं, कक्षा 6 की किताबों में इस प्रकार के समीकरण दिए रहते हैं, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको x का मान आ जाएगा, आप वहां से निकाल लीजिएगा। अगर आप उस प्रकार से गुणनखंड करके x का मान नहीं निकालना चाहते तो क्या करिए, विकल्प के माध्यम से इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए विकल्प के माध्यम से क्या, ये आपका समीकरण ये वाला आपका समीकरण बना है। इसमें क्या करिए, जो आपके विकल्प दिए गए हैं उसको मान रखिए। अगर जिससे मान आपका बराबर आ जाए, यानी कि ये मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जिससे आपका मान 2 आ जाए वही आपका आंसर होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जब हम 1 रखेंगे, पहला विकल्प लेके 1 मान रखेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे 1 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि पहला विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगर बी विकल्प लिखेंगे तो बी की एक्स यहाँ पे हमें कितना रखना है, 3 रखना है। 3 रखेंगे, 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिक 9 और फिर 3 जोड़ेंगे 12 आएगा, 2 नहीं आएगा। तो किसी भी विकल्प से आपका 2 नहीं आएगा। एक्स का मान चाहे आप 3 रखें, चाहे 5 रखें, चाहे 4 रखें, कभी भी 2 नहीं आएगा। सिर्फ 1 रखने से ही, x का मान 1 रखने से ही आपका 2 आ रहा है। इस प्रकार से आपका विकल्प 1 यहाँ पर सही है। तो कहने का मतलब हर जहाँ पर गुणनखंड अगर आ जाता है तो वहाँ पर गुणनखंड करने की जरूरत आपको नहीं है। कुछ विकल्प को भी ध्यान से देखते रहिए और विकल्प के माध्यम से भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये विकल्प के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व नहीं करने आता है तो ये वाला जो समीकरण हमारा बना है इसका गुणनखंड करिएगा, उस कंडीशन में भी x का मान हमारा 1 ही आएगा। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कक्षा 3 और 4 के बच्चों को प्रश्न पढ़ाया जाता है, इसको आप कर लीजिएगा। 13 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो भैया 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 13 का गुणा कर देंगे, 13 गुणा 60 कर देंगे, हो जाएगा 13 6 78 720। इसमें क्या करना, 780। इसमें क्या करना बच्चे, ये फालतू का प्रश्न यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक परिमित समुच्चय जिसमें n अवयव हों तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। ये तो फार्मूला है, इसमें तो क्या कर सकते हैं, कोई इसमें समझाने वाली बात तो है नहीं। ये फार्मूला होता है कि कोई भी अगर समुच्चय होता है उसमें n अवयव होते हैं तो उसके जो उप समुच्चयों की संख्या होती है वो 2 की पावर n होती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में यदि हमारा कोई समुच्चय है उसमें हमारे 10 पद हैं। कितने पद हैं, 10 पद हैं। तो उसके जो उप समुच्चय होंगे उसमें 2 की घात 10 पद होंगे। जो उप समुच्चय कितने बनेंगे, 2 की घात 10 बनेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ 10 न लिख के n लिखा गया है। यदि किसी समुच्चय में n अवयव हो तो उप समुच्चय में 2 की घात n अवयव होते हैं। ये फार्मूला ही होता है, इसमें कुछ समझाने की बातें नहीं है। ठीक ना भैया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इन 10 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहेंगे कि जो आपको सूचना दी गई है 250 से अधिक प्रैक्टिस सेट मात्र 100 रुपये में, उसको आप जरूर से जरूर खरीद लीजिएगा। क्योंकि अगर आप मार्केट से कोई प्रैक्टिस सेट खरीदने जाते हैं तो उसकी नॉर्मल जो कीमत होती है 150 रुपया होती है और उसमें कितने प्रैक्टिस सेट होंगे, या तो 15 होगा या 20 प्रैक्टिस सेट दिए रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर मार्केट से आप 10 किताबें खरीदते हैं तो कुल मिला के 1,500-2 हज़ार आपके खर्चे होने वाले हैं। तो इस खर्चों को बचाने के लिए अपने प्रैक्टिस सेट को खरीद लीजिएगा। वहां पर आपको 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक ना भैया। तो इसी सूचना के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे मिलेंगे किसी अगले प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।